म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? क्या मुझे इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इनके रिस्क क्या हैं और बेनिफिट क्या है? अगर ये सारे सवाल आप जानना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल, म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। वो चीज़ क्या हो सकती है? वो किसी भी कंपनी के बड़े-बड़े कंपनीज़ के शेयर्स हो सकते हैं, वो किसी कंपनी के डिबेंचर्स या फिर डेट वो हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है। डिपेंड करता है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे बहुत से लोगों को लगता है कि शायद कोई नया-नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडिया में 1964-63 में आए थे, जब यूटीआई एक्ट बना था 1963 का। यूटीआई बहुत देर तक उसकी मोनोपोली रही। यूटीआई का जो पहला म्यूचुअल फंड आया था, उसे यूएस 64 म्यूचुअल फंड कहा जाता है। उसके बाद 1987 में पब्लिक सेक्टर कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज खोल सकती हैं। तो एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने अपनी म्यूचुअल फंड कंपनीज खोली। 1993 में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को खोल सकती हैं और पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर था, वो था कोठारी पायनियर्स, जो बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, उसके साथ मर्ज कर गया। उसके बाद आप कह सकते हो 2003 से लेकर 2014 तक ये एक चौथा फेज था म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि इसमें बहुत कंसोलिडेशन हुआ। देखिए 2003 तक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आए हुए 10 साल हो गए थे, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा बज़ था, बात करनी शुरू की, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करने शुरू किए। लेकिन टियर 2 और टियर 3 जो छोटे शहर हैं, उसमें फिर भी म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन बहुत ही कम थी। तो उसके लिए धीरे-धीरे करके आगे कंपनीज़ बढ़ी। यूटीआई को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उसकी थोड़ी मोनोपोली टूटे, बाकी लोगों को, प्लेयर्स को और चांस मिले। और फिर उसके बाद 2008 में जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी वजह से पूरी इक्विटी मार्केट बैठ गई, उस समय पता चला कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, कहाँ-कहाँ पे मिससेल हुआ। लोग बहुत डिसअपॉइंटेड भी थे, बट बहुत से लेसन सीखे गए। 2010 से लेकर 2013 तक अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की ग्रोथ देखोगे, तो वो वाक़ई में बहुत कम थी। उसके बाद 2014 के बाद सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थोड़े-से और स्टैंडर्डाइज़ेशन लेकर आए, थोड़े से और नॉर्म्स लेकर आए और 2014 के बाद से आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। इंडिया के अंदर आज की डेट में जो जुलाई 2022 का डेटा है, उसके हिसाब से 37 ट्रिलियन रुपीस म्यूचुअल फंड में लगे हुए लोगों के एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हर महीने 5.63 करोड़ सिप्स लगाई जाती हैं। मुझे याद है थोड़े साल पहले जब 1 करोड़ पर मंथ सिप आई थी, तब बहुत हंगामा हुआ था और अभी 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर 5 करोड़ सिप्स हर महीने हमारे एएमसीज़ जो है वो अलग-अलग इन्वेस्टर्स की लगाते हैं। तो मतलब जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो की है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रो की है, रिटर्न्स भी आए हैं, नॉलेज अभी भी बहुत लिमिटेड है। देखिए, अगर मुझे म्यूचुअल फंड को समझाना है, बहुत से तरीके हैं। एक लाइन में डेफिनिशन, इट्स अ व्हीकल थ्रू व्हिच पीपल कैन इन्वेस्ट इन एज़ पर द स्कीम ऑब्जेक्टिव। शुरू कैसे होता है? मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू कर दूँगी। मैं हो गई स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जिसने अप्लाई किया सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड्स का, सिक्योरिटीज़ का इंडिया के अंदर, उनके पास जाकर मैंने अप्लाई किया कि मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी खोलना चाहती हूँ एज़ अ स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसका एक्सिस बैंक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी लिमिटेड है। उस तरह से कोई स्पॉन्सर रहेगा। उसके बाद मैं स्पॉन्सर, अगर एक बार मुझे सेबी ने अलाउ कर दिया, तो मुझे 4 ट्रस्टीज़ अपॉइंट करने पड़ेंगे। मैं एक कंपनी बनाऊँगी, ट्रस्ट बनाऊँगी, जिसको म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज़ रहेंगे इन्वेस्टर्स जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
और उसके ट्रस्टीज़ होंगे जो बेनिफिशियरीज़ का हितों का ध्यान रखा जा रहा है। ये काम ट्रस्टीज़ का रहेगा। ट्रस्टीज़ 4 जने ऑब्वियसली दे हैव टू बी फिट इन प्रॉपर, उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, क्या-क्या चीज़ें देखोगे आप ट्रस्टीज़ को सिलेक्ट करते वक़्त। एक बार ट्रस्टीज़ अपॉइंट हो गए, ट्रस्टीज़ उसके बाद एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलेंगे। एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो दिन ब दिन अपने डे टू डे जो काम है म्यूचुअल फंड के, फंड मैनेजर को अपॉइंट करना, फंड मैनेजर जो आपका पैसा कहाँ लगेगा उसको देखता है। एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एडमिन टीम, ये सारी टीम्स, ये सब जने आएँगे एएमसी के पास, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास। इसके अलावा अगर मैं म्यूचुअल फंड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, मैं एएमसी हूँ, ट्रस्ट ने पैसा कलेक्ट किया बेनिफिशियरीज से, मेंबर्स से, एएमसी को दिया कि आप इसको मैनेज करो, आप इसमें शेयर्स खरीद लीजिए या डिबेंचर्स में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो शेयर्स की कस्टडी किसके पास रहेगी? वो ना स्पॉन्सर के पास रहती है, ना एएमसी के पास रहती है और ना ही म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास होती है, वो एक कस्टोडियन के पास होती है। और कस्टोडियन के भी गाइडलाइंस हैं ये ताकि जो इन्वेस्टर है उनके हितों का ध्यान रखा जाए। इन अदर वर्ड्स म्यूचुअल फंड एक कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। म्यूचुअल फंड में हर स्टेज पर रेगुलेशंस ने का ध्यान रखा गया है ताकि आपका पैसा कहीं जाए ना, आपका पैसा डूबे ना। अब म्यूचुअल फंड मैंने कंपनी बना ली, एएमसी बना ली और मैंने एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया। पहला काम जो हम करेंगे, हम कोई स्कीम लॉन्च करेंगे। स्कीम क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैंक में जाती हूँ, तो बैंक सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी होता है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरह से कोई भी जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो अलग-अलग स्कीम्स लेकर आती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो स्कीम है, इसका सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज कैप कंपनीज़ मतलब वो कंपनीज़ जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस जो बड़ी कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा या ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैं सिर्फ पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फंड मैं उस फंड का कैटेगराइजेशन करूंगी और मुझे सेबी को बताना पड़ेगा कि इस फंड का ये कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन क्यों ज़रूरी है? जो मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद सेबी ने स्टडी किया, देखा, तो एक प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सी एएमसीज़ अपनी अलग-अलग स्कीम्स लेकर आई हुई थी। मैं एज़ एन इन्वेस्टर बहुत कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी कि मेरे लिए सूटेबल कौन-सा है। मैं एक कंपनी के, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम को दूसरी स्कीम से कैसे कंपेयर करूँ? इसीलिए सेबी ने बोला कि इसको कंसोलिडेट किया जाता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअली में काम कैसे करता है। मैं आपको इसे थोड़ा-सा अलग तरीके से समझाऊँगी। थ्योरी के बजाय एक काम करते हैं, एक्सेल शीट पे चलते हैं और हम एक म्यूचुअल फंड की स्कीम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डिसाइड किया कि हम एक एनएफओ लेकर आएँगे, न्यू फंड ऑफर, जिसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप कंपनीज़ इन इंडिया। उसके लिए पहले मैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेकर आऊँगी और उसको मैं सेबी को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिखाऊँगी, वो उसको देखेंगे, उसमें ऑब्जर्वेशंस देंगे और फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैं चेंजेस करूँगी और फिर वो इन्वेस्टर्स को सबको बताया जाएगा कि भई ये स्कीम की इन्फॉर्मेशन है, इसका फंड मैनेजर ये रहेगा, हम इतना एयूएम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो इतनी रहेगी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी, उसको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोला जाता है। वो आपको सबको इन्वेस्टर्स को हम लोग बाँटेंगे, बताएँगे, वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। और फिर उसके बाद कलेक्शन होगा। मान लीजिए एनएफओ में मैंने इकट्ठा किया है 10 करोड़ रुपए। अलग-अलग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था और उन जो 10 करोड़ रुपए है उसके अगेंस्ट मैंने इन्वेस्टर्स को यूनिट्स हम लोग एलोकेट करेंगे, यूनिट्स देंगे। हमने डिसाइड किया एज़ अ एएमसी कि हम ₹10 का 1 यूनिट रखेंगे। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो हो गए 1 करोड़ यूनिट्स। अब मान लीजिए राहुल है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है ₹1000, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 थी
और राहुल ने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट की। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो राहुल को एलोकेट होंगे वो हुए 100, मतलब 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपीज जो एनएवी है, तो जो यूनिट्स एलोकेट हुए वो हुए 100 यूनिट्स। अब ये 10 करोड़ रुपए का मैं करूंगी क्या? ये एक व्हीकल है, हमने उसको इकट्ठा करके फंड का जो मेरा स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। वो कंपनीज जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, आईपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील, बजाज फिन सर्विसेज लिमिटेड। ये कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। इन शेयर्स का मुझे इन प्राइसेस पे ये शेयर्स मिले एज अ फंड मैनेजर, और मैंने जैसे रिलायंस के 3000 शेयर्स खरीद लिए, एचडीएफसी लिमिटेड के 7000 रुपए 7000 शेयर्स खरीद लिए। इन शेयर्स को खरीदते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि इसका परसेंटेज कितना रहेगा। तो मैंने 10 करोड़ में से 77 लाख मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदने में लगाया, और इसी तरह से हम लोगों ने अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। सारा पैसा मैं एक साथ नहीं डिप्लॉय कर पाई, एक साथ नहीं इन्वेस्ट कर पाई, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कैश छोड़ दिया। तो मेरे पास यहाँ पर 3%, जो बहुत बड़ा अमाउंट है वैसे परसेंटेज है, बट एनएफओ है, तो मैं 26 लाख रुपीस का मैंने अलग से 3% जो है वो कैश के फॉर्म में रखा हुआ है। अगर कोई फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। अब ये हो गया फंड क्रिएट। अब क्या इस यूनिट की कीमत आपको सिर्फ 10 रुपए रहेगा? ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टेड हो और फिर 1 महीने के बाद थियोरेटिकली, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन थियोरेटिकली समझने के लिए मान लीजिए इन सब शेयर्स में 10% का इंक्रीज होता है। इन सब स्टॉक्स में अगर 10% का इंक्रीज होगा तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे मूव करेगी? क्योंकि ये शेयर में मेरे पास 3000 शेयर हैं, इसमें 10% अगर शेयर प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना इंक्रीज हो जाएगा? जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 110% मेरा इंक्रीज हो गया। और मेरी जो 77 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी प्राइस बढ़कर जो 3000 शेयर्स है वो 85 लाख हो गया। और इसी तरह से मेरा पूरा का पूरा जो पैसा है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन कैश ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो कैश है वो मेरा, उसमें कोई भी इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं होगा। मैं उसको इंटरेस्ट ये मान रही हूँ कि वो कैश के फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। अब इसका ऑब्वियसली मैं अगर फंड मैनेजर हूँ, मैं ये सारा काम मुफ्त में तो करूंगी नहीं, तो मैं इसमें आपको एक्सपेंस चार्ज करूंगी, मैं एक फी लूंगी। तो ये 1 महीने की जो मेरा एक्सपेंस है, जो फी वगैरह है एचआर की, हर चीज की मिलाकर मान लीजिए वो 10 लाख रुपए है। 10 करोड़ का छोटा सा स्कीम है और उसमें मेरा 10 लाख रुपए का मैंने एक्सपेंस ले लिया। तो ये एक्सपेंस कहाँ से जाएगा? ये एक्सपेंस निकलेगा मेरे कैश के अंदर से, जो कैश एएमसी पकड़कर बैठी हुई है। तो जो कैश कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। अब उससे इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ता है? ग्रोथ से और ये जो हमारा एक्सपेंस निकला है उससे। तो पहली चीज, जो कॉपस की अमाउंट है, जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो बढ़ जाएगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या हुआ? वो हुआ मेरे जो शेयर्स की आज की डेट में कीमत है। मतलब मान लीजिए मैं एनएफओ लेकर आई थी 1 सितंबर को, और ये सब कैलकुलेशन मैं आज कर रही हूँ विच इज 7 सितंबर। तो मैं इसको पहले तो अपने एयूएम में ऐड करूंगी, मतलब जो मेरी शेयर्स की कीमत बढ़कर जितनी हो गई है, 10 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए वो, प्लस जो मेरा कैश कंपोनेंट है वो डालूंगी। मान लेते हैं कि इन 6 दिनों में ना तो कोई इंसान ने अपना पैसा रिडीम किया है, मतलब कोई भी जो यूनिट होल्डर है, इन्वेस्टर है, उसने अपना पैसा निकाला नहीं है और अपना जो पैसा है वो एज इट इज रहने दिया। तो मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने इश्यू किए हैं वो 1 करोड़ ही रहे हैं। अब एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक यूनिट की कीमत मेरी कैसे चेंज होगी? वो रहेगा मेरा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है डिवाइडेड बाय माय नंबर ऑफ यूनिट्स।
विच इज 10.87। तो जो 10 रुपए का यूनिट है उसकी कीमत किताबों में एटलीस्ट बढ़कर 10.87 हो गई है। एज पर सेबी रिक्वायरमेंट मैं इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक ही हम लोग इसको बताते हैं, तो उसको डेसिमल पॉइंट्स को 2 तक करते हैं। अब आते हैं राहुल के इन्वेस्टमेंट को क्या फर्क पड़ेगा। उसने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए और उसको 100 यूनिट्स एलोकेट हुए थे, क्योंकि वो खरीद या बेच नहीं रहा तो उसके 100 यूनिट 100 के ही रहे, 100 यूनिट्स ही रहेंगे। बस उन 100 यूनिट्स की कीमत अब 10 रुपए के हिसाब से नहीं कैलकुलेट होगी, इन 100 रुपए की कीमत कैलकुलेट होगी 10.87 के हिसाब से। तो उसकी जो 1000 की इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत, अभी उसने पैसा निकाला नहीं है, पड़ा ही हुआ है, लेकिन जब वो अपनी देखेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1087 रुपीज हो गई। अब मान लीजिए राहुल डिसाइड करता है कि भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें रिडीम कर रहा हूँ, मैं इस पैसे को निकाल रहा हूँ। अगर वो ऐसा करेगा तो 1000 मतलब रुपए 1087 रुपीज एयूएम से माइनस हो जाएंगे। तो उसने रिडेम्पशन डाली, तो ये जो एयूएम है, जितना पैसा सबका मिलाकर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने पैसा जो डाला हुआ है उसमें से ये माइनस हो गया, और जो यूनिट्स हैं जो इश्यू किए हुए इस म्यूचुअल फंड ने, वो जो 1 करोड़ यूनिट्स हैं उसके अंदर से 100 यूनिट्स निकल जाएंगे। तो जितने यूनिट्स बचेंगे, अब जो मेरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ यूनिट्स जो रह गए, और वो 10.87 ही रहेगा एक इन्वेस्टर के जाने से। यहाँ पर हमारी एयूएम में या एनएवी में, नेट एसेट वैल्यू में, जो एक यूनिट की कीमत है उसमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये पैसा फंड मैनेजर ने जो कैश पड़ा हुआ है उसी के अंदर से निकाल कर दिया है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और या फिर रिडेम्पशन बहुत बड़ी अमाउंट की आ जाती है, तो उस केस में उनको कोई शेयर बेचकर पैसा निकाल कर फिर देना पड़े। म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा ये है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं जो मैंने इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं एचडीएफसी बैंक का एक शेयर भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि 1400 रुपए का शेयर है। लेकिन यहाँ पर राहुल ने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसको इतनी सारी कंपनीज का एक्सपोजर मिल गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिला। मुझे एक फंड मैनेजर जिसका काम ही ये है कि उसने खरीदना है, बेचना है, ये सब चीजें देखनी है, मुझे रिटर्न अच्छा देना है। और दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत से लोगों ने मिलकर एक फंड मैनेजर का हायर करके उससे बेनिफिट लिया। तो ये दोनों भी बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड। हम इसमें गलत कहाँ हो सकते हैं? ये म्यूचुअल फंड वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ कवीट एंटर, दैट मीन्स बायर बीवेयर। खरीदने वाले को ध्यान रखना है कि वो क्या खरीद रहा है। पहली सजेशन है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए सही है, तो देखिए कि वो कितना पुराना फंड हाउस है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके पीछे के लोग कौन से हैं। दूसरी चीज, बहुत डिफिकल्ट है स्कीम डिसाइड करना कि मैं कौन से स्कीम में डालूं। मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी, जो एयूएम का डेटा है, ये मैंने डेटा विच इज एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ जुलाई 2020, ये मैंने एएमसी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उनकी वेबसाइट से निकाला है। अलग अलग जो स्कीम्स हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज लेकर आती हैं, और उन स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहेगा। जैसे कि आप कह सकते हो डेट फंड होते हैं, जो भी कंपनी है मुझे इन्वेस्ट करनी है, या तो मैं उसकी मालिक बन सकती हूँ इक्विटी में इन्वेस्ट करके, या मैं उसको लोन दे सकती हूँ, जिसे डेट ओरिएंटेड स्कीम कहा जाता है। उसके अंदर ओवरनाइट स्कीम, लिक्विड स्कीम, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा। से मान लीजिए आपको ओवरनाइट फंड में ही करना है, तो वो एक्टिव फंड जो नंबर ऑफ स्कीम जो अवेलेबल है वो 30 है। 311 फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्कीम्स हैं जो अलग अलग एएमसीज चलाती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड की साइट पर जाओगे तो वहां पर जो ओपन एंडेड है, जहां पे आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हो, वही आपको 365 अलग अलग स्कीम्स दिखेंगे, जिसमें मल्टी कैप स्कीम्स में से 14 है, लार्ज कैप फंड्स में 30 वो हैं स्कीम्स हैं,
लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में 27 है। इंडिया में टोटल 44 एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और हर एएमसी के पास एक लार्ज कैप फंड तो होता ही है जनरली, तो इसीलिए 30 के आसपास तो लार्ज कैप फंड ही हैं। इनफैक्ट आपका जो सेक्टोरल फंड हो गया, सेक्टोरल होता है जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, तो वो 118 है। तो 365 में से मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? ऑल आपके पास 1280 के आसपास स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे या किसी को भी पूछते हो कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है बता दो, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। इतने सारे मतलब 1200 के आसपास स्कीम्स हैं। इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप अपने आप को समझे, जो भी आपको एडवाइस दे रहा है इंश्योर कीजिए कि वो आपको समझता है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पैसा आपको 2 सालों के अंदर चाहिए कि 5 सालों में चाहिए या आप 20 सालों तक पड़ा रहने देंगे। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है, बहुत नीचे जाती है, तो आपको एंग्जायटी अटैक पड़ते हैं, तो आपका एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या है। ये सारे एस्पेक्ट्स को देखकर, आपकी नीड को देखकर फिर स्कीम को मैच किया जा सकता है। हर कैटेगरी के अंदर कई स्कीम्स होंगे जिनका रिटर्न बहुत अच्छा आया है पिछले 5 सालों में, लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस मे नॉट गेट रिपीटेड इन द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो उस फंड का फंड मैनेजर कौन है, उसके पीछे कंपनी कौन सी है, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। ये था एक ब्रीफ ऑन म्यूचुअल फंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।